ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी। जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है संडे है और कल से जो है मार्केट और रोल ओवर वीक जो था वो ख़त्म हो चुका है और मार्केट का एक आगाज़ है। मंथ फरवरी शुरू हो चुका है, रिजल्ट सीज़न भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो है इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कुछ जो है जियोपॉलिटिकल जो है इश्यूज हैं अमेरिका और ईरान के हवाले से, वो कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है। और इसके अलावा ज़ाहिर है रिजल्ट सीज़न भी है। ये भी सुनते सुनाते हम सुन रहे हैं कि जो है रिजल्ट अब तक जो आए हैं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए हैं। आने वाले रिजल्ट्स के हवाले से भी कुछ इसी तरह की कुछ न्यूज़ है, कुछ बातें हैं, कुछ अफवाहें हैं। सारी बातें करेंगे हम कि क्या एक्चुअल में क्या रियलिटी बेस है, मार्केट आगे कैसी रहेगी और जो है इस वक्त क्या स्टांस होना चाहिए इन्वेस्टर्स का, ये सारी बातें हम करेंगे। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हसन जमशेद साहब, जो कि जो है हेड ऑफ नॉर्थ हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में, और उनसे हम बात करेंगे और जो है जानेंगे कि आगे जो है मार्केट का वो क्या स्टांस देख रहे हैं। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और साथ ही साथ जो है मेरे प्रोग्राम्स को भी लाइक करें और साथ ही साथ जो है इसको बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मिस नादिया, बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का। थैंक यू सो तो मच सर फॉर योर टाइम। और जी सर ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो मार्केट का सिनेरियो है उसको देखते हुए क्या आप कहेंगे, क्योंकि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी थी जो कि एक सरप्राइजली जो है वो हमें वो कहते हैं ना, स्टेट बैंक ने कहा कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। देन उसके बाद लास्ट वीक हमने देखा कि एकदम से एक दिन जो है वो बड़ी ह्यूज मंदी आ गई। देन उसके बाद दूसरे दिन चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में देख रहे हैं। तो क्या आगे स्टांस लग रहा है और कैसी मार्केट को देख रहे हैं? प्लस रिजल्ट जो आया, साजगार का रिजल्ट आया, जो मेन रिजल्ट था एफएफसी का रिजल्ट था, उसके हवाले से भी जो है जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से नहीं आया। क्या सारी इन बातों पे कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त कहा कि लास्ट वीक में जो पहला सरप्राइज तो स्टेट बैंक की तरफ से आया कि हम्म। ऑलमोस्ट 99% एक्सपेक्टेशंस यही थी, और वो कोई गलत एक्सपेक्टेशंस इससे सेंस में भी नहीं थी कि हाँ। आप देखें कि जो ओपन मार्केट के अंदर रेट्स कम हो रहे थे, जो जो ऑप्शंस हो रही थी वो कम हो रहे थे, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की ऑप्शन में भी कम हो गए। तो ये एक्सपेक्टेशन बनती थी, और इन्फ्लेशन की फिगर्स भी मॉडरेट थी जो एक्सपेक्टेड थी, हम्म। 6% बिलो। तो उसके हवाले से आधा परसेंट कम होना, या कि जैसे कि ओपन मार्केट के अंदर सिंगल डिजिट में आ गया था, तो हम्म। ये कम हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, सही। उसके बावजूद मार्केट में कोई इतना बड़ा मार्केट गिरी नहीं, हालांकि एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि हम्म। कट होगा। बैंक्स ने थोड़ा सपोर्ट किया कि इनकी सीआरआर भी थोड़ा रिड्यूस कर दी। तो उसके हालांकि ईरान का इशू भी मार्केट में मौजूद था। तो ये जो बाद में मार्केट 6,000 पॉइंट्स गिरी है, तो वो भी एफएफसी ने उसे जो है फ्लेयर अप किया। उसके हम्म। रिजल्ट के साथ भी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, और कुछ इस तरह की बातें आपने भी सुनी होगी कि पहले ये थी कि जी इसका स्प्लिट आ रहा है 1 to 10 रेशो से। एक मार्केट में ये थी, फिर सेकंड ये हो गया कि बोनस बहुत हाई आ सकता है।
हम्म। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये चीजें तो थी नहीं। उसके साथ एक और चीज आई कि अर्निंग भी थोड़ी सी सबड्यूड थी, जबकि पिछले क्वार्टर में जो फर्टिलाइजर की सेल्स थी वो काफ़ी हाई थी। तो ये हम्म। एक्सपेक्टेशन थी कि फर्टिलाइजर के जो अर्निंग्स आएंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगी, तो वो उसने भी मार्केट को, चूंकि ये एक बड़ा स्टॉक है, इसके गिरने से इंडेक्स ज़्यादा गिरा, तो बाकी चीज़ों ने भी इसे फॉलो किया, के साथ रोल ओवर वीक भी चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें रही। लेकिन इन सब न्यूज़ को अगर मिला के देखें तो मार्केट भले गिरी है, लेकिन उस तरह का फॉल नहीं आया कि जो बिल्कुल एक पैनिक का फॉल होता है, वो नहीं था। हम्म। तो सही। मार्केट में लोअर साइड पे बाइंग मौजूद है। आप देखें हम्म। कि अगर एक फंड बेचता है तो दूसरा फंड लेने को खड़ा हो जाता है। इंश्योरेंस हाँ। ने इतना माल बेचा पिछले दिनों, लेकिन सब निकल गया। पहले गोरे का बहुत माल आया तो वो भी। हम्म। तो मार्केट में अगर एक हाथ बेचने आता है तो सामने लिक्विडिटी मौजूद है जो दूसरा हाथ खरीद लेता है। लेकिन अभी हाई वोलेटिलिटी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मार्केट में जिस तरह की रैलीज पहले हो गई हैं, या हमने देखा है कि पिछले 1 डेढ़ माह में वो 1,70,000 क्रॉस करते ही 1,90,000 मिल गया हमें विद इन अ हाँ। मंथ। तो अब इस तरह की चीज अभी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। कोई भी राइज आए, आपने अपने इंट्रो में सही बात कर दी कि ये जो अर्निंग्स हैं वो उस पर बहुत डिपेंड करेगा। और अभी जितनी भी अर्निंग्स आई हैं, या तो उनके पे आउट से लोग खुश नहीं हुए, या हम्म। ऑलरेडी अर्निंग्स भी इतनी को ग्रोथ के साथ नहीं आई हैं। तो मार्केट काफ़ी बढ़ी हुई है। मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा हाई वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट। जी। सही, बिल्कुल। और सर मुझे ये बताएं कि अभी जैसे कि रिजल्ट सीजन है, बैंक्स के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, उसमें जो है क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन जब भी आता था मार्केट एक बहुत ही बुलिश मोड में थी, लेकिन अभी इस दफा लोग डर गए हैं थोड़ा सा रिजल्ट देख के ना, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि आगे जो रिजल्ट्स आएंगे उसको मार्केट कैसी रहेगी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रिजल्ट से? देखिए, जो एक ही वर्ड बल्कि दो वर्ड में ही ये सारी बात हो जाती है, और जितने भी एनालिस्ट होते हैं हम्म। वो भी अपने आप को महफूज समझते हैं ये कहते हुए। हम्म। एक तो हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और दूसरा हम्म। कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। हाँ। आप सही। गुंजाइश जरूर रखें, स्टॉक अच्छे हैं। अभी भी आप देखिए, बैंक्स के जो पे आउट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं दूसरों की निस्बत, और बैंक्स जो है वो डिविडेंड भी ज़्यादा देते हैं। अभी जैसे कि नेशनल बैंक से काफ़ी होप्स पिन की हुई हैं लोगों ने कि इसका भी, चूंकि एनुअल डिविडेंड आएगा और काफ़ी अच्छा डिविडेंड आ सकता है। हम्म। बाकी यूबीएल तो आपको पता है कि हर क्वार्टर पे अच्छा डिविडेंड देता है। इसी तरह से मीज़ान का तो इस नेक्स्ट वीक में चलें। अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, अल्लाह करे कि ये, अभी एक्सपेक्टेशन तो मार्केट में यही है कि जितनी भी हमारी हैं जो रियलिटी में जो चीज़ें आई हैं उन्होंने हम्म। थोड़ा सा मायूस किया है, और वो फिर रिफ्लेक्ट हुआ है मार्केट की वोलेटिलिटी में। बिल्कुल सही। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। जी मोहम्मद आफताब, जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक तो फास्ट केबल का बता दें और दूसरा फैसल बैंक का बता दें। देखिए, फास्ट केबल अच्छा स्टॉक है। काफ़ी अरसे से हम लोग इससे काफ़ी उम्मीदें बना के बैठे हुए हैं। इसकी अर्निंग्स में उस तरह की ग्रोथ अभी तक नज़र नहीं आई जैसी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक इसने मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। एक्सपेक्टेशंस तो रही है इसकी कि ये 30 की रेंज में चला जाएगा, लेकिन उस तरह की मूव इसमें नज़र नहीं आई है। बाकी फैसल बैंक ठीक है, इन रेट्स पे बुरा नहीं है। अब देखते हैं, असल चीज़ ये है कि पे आउट बैंक्स के हवाले से जब देखते हैं तो पे आउट्स की, बाकी जहाँ तक इनके डिपॉजिट्स की ग्रोथ की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, तो उस हवाले से तो ये कंपनी जो है वो ठीक है इन रेट्स के ऊपर जहाँ पर ये मौजूद है। जी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी अहमद शुएब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीएसओ और आपको सर इमीडिएट टू मिड टर्म में आप इसको कैसा परफॉर्म करते हुए देखते हैं? देखिए, जो पीएसओ है इसके बैलेंस शीट काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और जिस तरह से अभी गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आ रही है कि सेल्स के हवाले से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, ताकि जो स्मगल्ड प्रोडक्ट्स थी उनकी सेल कम हो, तो उससे इनका सेल्स भी फर्दर इंक्रीज हुई हैं। इनके जो पैसे फंसे हुए थे, क्योंकि सर्कुलर डेट पे काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो उस हवाले से पीएसओ एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट केस बनता है इसका।
इसकी आपने देखा है कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने सब ने ही इसकी यहाँ से काफ़ी ऊपर की टारगेट्स भी दिए हुए हैं। बिल्कुल हम लोग भी उससे एग्री करते हैं। ये लोअर साइड पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। हब पावर देखें कि हब पावर के साथ भी काफ़ी ग्रोथ स्टोरीज हैं। माइनिंग में इसने स्टेक लिया है। आगे जो नई इंडस्ट्री है कि ऑटो के अंदर भी ये इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, तो ये एक लॉन्ग प्ले है। अच्छा स्टॉक है। इन रेट्स पे इन्वेस्टमेंट केस बनता है। इससे पहले शायद ये ज़्यादा तेज़ी से इसलिए नहीं बढ़ सका कि ये स्टेट लाइफ के पास काफ़ी बड़ी इसकी क्वांटिटी थी जो इस एरिया के अंदर वो सेल कर रहा था। अब काफ़ी हद तक उसका माल निकल गया है। तो जिसके पोर्टफोलियो पे ये पड़ा हुआ होगा, और बल्कि होना भी चाहिए, तो उसे अच्छा रिटर्न इंशाल्लाह ताला ये नियर टर्म में देगा। जी। जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी। जी, अमजद इकबाल अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे सिर्फ दो स्क्रिप्ट्स के बारे में पूछना था। एक टाटा सीमेंट के हवाले से पूछना था कि ये काफ़ी महीनों से, बल्कि 3-4 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है, मजीद नीचे चला गया, तो क्या इसमें ग्रोथ है? और दूसरा के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना था। थैंक यू। जी वेलकम। देखिए के इलेक्ट्रिक पे पहले बात करते हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो न्यूज़ निकली हैं, जो कि कंपनी ने कुछ केसेस भी किए हैं, तो गो के इसकी फाइनेंसेस ऐसे हैं कि उस रेफरेंस से तो बात नहीं कर सकते, न्यूज़ के रेफरेंस से कर सकते हैं। हम्म। तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने इसके बारे में अच्छा ही सुना है। और बाकी ये है कि मुश्किल स्टॉक है, और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। बहुत लोगों को पहले भी इससे होप रही थी कि ये शायद डबल डिजिट में या उससे ऊपर चला जाए। गया नहीं, नीचे चला गया था ज़्यादा। तो इन रेट्स पे बुरा नहीं है, मेरे ख्याल में रखना चाहिए, इसमें वेट किया जा सकता है। बाकी इसके आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है, इसके फाइनेंसेस ऐसे नहीं है कि उसकी बुनियाद पे इस पे बात कर सकें। ये न्यूज़ की बुनियाद पर चलने वाला स्टॉक है। हम्म। तो दूसरा आपका स्टॉक कौन सा था? टाटा सीमेंट है सर, टाटा सीमेंट। जी जी, थट्टा सिमट। हाँ, थट्टा सिमट जो है, इसके अंदर भी आप देखिए कि इसने भी बहुत ज्यादा, इसके खैर रिजल्ट भी बुरे नहीं है। इसने राइज भी बहुत की है, स्पेशली स्प्लिट के बाद आप देखें ना कि वहां से भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब जो स्टोरी इसके अंदर चल रही थी कि पहला तो ये था कि आपने देखा कि इसने वो कुछ स्टॉक्स खरीदे होटल के रेफरेंस से। और फिर उसके अलावा इसके अंदर कोई एक और स्टोरी थी कि इसके स्टॉक्स भी कोई और खरीदने जा रहा है, बड़ा ग्रुप। तो उसमें मेरे ख्याल में कुछ डिलेज आए हैं या वो स्टोरी रुकी है, तो उसके बाद ये नीचे मिला है। ये बाकी अच्छे लोगों के पास पड़ा हुआ है। मुमकिन है कि ये थोड़ा और रुके या नीचे जाए। तो बाकी जब सीमेंट्स के ऊपर हमारा हमारा ये ख्याल है कि आगे आने वाले वक्त में आपके को मालूम है कि सीमेंट्स जो हैं, इनकी सेल्स अभी काफ़ी कम है। आगे जीडीपी ग्रोथ के साथ इनके सेल्स काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो आगे आने वाले वक्त में अभी सीमेंट इंडस्ट्री में फर्दर परफॉर्म कर सकती है। तो लोअर साइड पे इसे खरीदा जा सकता है, आप रख सकते हैं। तो ये इसका रेट वापस रिबाउंड कर सकता है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत जी शुक्रिया जी। वेलकम। जी, उमर फारूक अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। ये सीपीएचएल और एनएमएल का आउटलुक का टारगेट बता दें। अच्छा, सिटी फार्म और निशात मल। जी जी। जी जी, निशात मिल तो देखें, ये तो बहुत वैल्यू वाली कंपनी है। इसके अंदर इसके पोर्टफोलियो की बुनियाद पर ही इसकी हम वैल्यू देख लें। फिर आगे अभी ये जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंडस्ट्री के लिए कम की हैं, फिर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के हवाले से भी इन्हें रिलैक्सेशन मिली है। तो उसका मेजर बेनिफिशियरी ये टेक्सटाइल सेक्टर भी है। और हम्म। आप समझते हैं कि ये खाली जो निशात मिल रहा है, ये खाली टेक्सटाइल सेक्टर ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह की होल्डिंग कंपनी भी है। बहुत सारे बिजनेस है जिन्हें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब इसका इशू भी वही रहता है कि पे आउट कम होता है, उसकी वजह से ये अपने उन मल्टीपल्स पर नहीं जा सकता। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी कुछ ग्रुप से वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनमें इन्वेस्ट करना कम हो गए हुए हैं, जिसमें एक ये निषाद ग्रुप भी है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बड़े ग्रुप्स जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका होता है किसी कंट्रोल करके क्या वो प्राइस इसकी
वो चला सकते हैं। तो चूंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इनसे पीछे हट गए हैं। इसमें वैल्यू बहुत है, रखने वाले के लिए ये स्टॉक बुरा नहीं है। बाकी जहाँ सिटी फार्मा है, सिटी फार्मा की जो स्टोरीज थी इसकी एक्सपेंशन की और बाकी वो डायरेक्ट हुआ इसमें हॉस्पिटल्स में भी जाने की। अच्छा वो उस वक्त तो इसमें बहुत था कि ये बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ये अभी जिन रेट्स पे यहाँ बुरा नहीं है। लेकिन ये स्टॉक अब उस तरह से परफॉर्म कर नहीं सका जिस तरह से पहले इसके बारे में स्टोरीज चली थी। मेरा परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि उस तरह की अर्निंग ग्रोथ इसमें नजर नहीं आई है। तो ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा स्टॉक नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। जी। सही, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा सर, हाई नून का जो है रिजल्ट आने वाला है, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्शन करेंगे? मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ी हाइनून के ऊपर। हम्म। अलबत्ता फिरोज के रेफरेंस से मैंने काफ़ी सुना है कि इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी होंगी, इसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो हाई नोन पे नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम जानते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट हम्म। की कंपनी है, पे आउट कम देती है लेकिन ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी है इसकी। उस हम्म। रेफरेंस से ये ठीक है। सही सही सही, बिल्कुल। अच्छा जी, जी आमिर खलील साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने स्पेल लिया है, स्पेल ऑन 54.50, और उसके बारे में ज़रा गाइड कीजिए। और दूसरा सर, ये ओब वाई लिया है 15 रुपीज़ पर, ओब वाई, स्पेल और ओब वाई, काइंडली ज़रा आप गाइडेंस करें, थैंक यू। देखिए स्पेल तो अब बुरी कंपनी नहीं है, इसके अर्निंग्स के हवाले से और आगे स्पेशली आप इनका जब इस कंपनी के आप क्लाइंट्स को देखते हैं, कस्टमर्स को देखते हैं, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग उस रेफरेंस से ये कंपनी है। तो मेरे ख्याल में इन रेट्स पे बुरा नहीं है ये, 80 की तरफ बिल्कुल जा सकता है। रिजल्ट्स इसके थोड़ा सा सीजनल पॉइंट ऑफ से रहते हैं, यानी कि क्वार्टरली आपको एक जैसे नज़र नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर अप डाउन चलती रहती है। तो ये 60 से ऊपर आपने थोड़ा खरीदा है, अगर आपका फंडेड है तो कोई हर्ज नहीं है, आपका नफ़े में बिकना चाहिए। अगर लोअर सर साइड पे भी है 50, तो आप मजीद भी खरीद सकते हैं। 54.50 पर खरीदा है, जी जी। 54। हाँ, तो इससे मैंने रिसेंटली इसके चार्ट्स वगैरह नहीं देखे हैं, मैंने इसे स्टडी तो किया हुआ है इस कंपनी को। तो ये बुरा स्टॉक नहीं है, अगर आपके पास रहेगा तो निकलना चाहिए आपके ठीक उस पे। अच्छा, दूसरा आपने बात की थी ओब ओबॉय वाई। की। हाँ नहीं, उस पे मैं शायद कोई बात ना कर सकूं, से हम्म। मैंने देखा हुआ भी नहीं है, और वो काफ़ी स्पेकुलेटिव चीज़ें रही हैं उसके हवाले से। जी सही, जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी अफजाल हुसैन अपना सवाल करें। जी वालेकुम सर। सर अभी आपने रिसेंटली कहा कि जैसे निशात है, इस ग्रुप को क्योंकि बड़े ग्रुप्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उसकी होल्डिंग ज़्यादा लेकर कंट्रोल करने की कुछ शेयर्स को। तो सर क्या आपको लगता है कि फिर हमारे पास वही स्टॉक्स रह जाते हैं कि जो मतलब स्पेकुलेशन पे चलते हैं? फिर बड़ा कोई स्टॉक इस तरह का बचता ही नहीं है, या बड़ी कोई कंपनीज इस तरह की बचती नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज कि जिसको एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस लिहाज से ले कि भाई इसके अंदर कुछ गेन हो सकता है। जैसे निशात वाले हैं वो पे आउट वगैरह कम देते हैं या उसका उस तरह से नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि फिर ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं या कंपनीज हैं कि जिसमें एक सिक्योर प्ले कर सकता है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इन दैट सेंस कि जैसे आपने कहा कि भाई वो जिसमें बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हों ताकि उसमें कुछ कैपिटल गेन का मार्जिन भी रहे। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा, इस पे जो बुनियादी चीज़ है आप ये देख लें कि पहली चीज़ तो ये है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए ये जो स्टॉक्स बहुत भाग रहे हैं, स्टोरीज हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप देख लें कि हम ये सोचते हैं, अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये स्टॉक खरीद लूंगा और मैं यहाँ से 10-20 रुपए ऊपर बेच के निकल जाऊंगा तो मुझे तो नफा हो गया, लेकिन मैंने बेचा किसे है? अपने जैसे ही किसी को। तो मतलब कोई ना कोई इन्वेस्टर ऐसा रह जाता है कि जिसके हाथ में, मैं आपको यहाँ पर दर्जनों स्टॉक्स बता सकता हूँ कि जो 20-30 की रेंज से उठे, 100 पे चले गए, 100 क्रॉस किया और आज वापस वो 35-40 पे खड़े हुए हैं, और वो साल हर साल रहेंगे, ना कोई पे आउट है ना कोई अर्निंग में ग्रोथ है। अच्छा, तो जो मेन आपके पास रूल ऑफ द थंब होना चाहिए वो ये है कि जब भी आप एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं
आप ये देख लें कि वो कंपनी उस कंपनी का बिजनेस क्या सीजनल बिजनेस तो नहीं है या साइक्लिकल बिजनेस है, यानी आप ये समझते हो कि जो इसकी अर्निंग में इजाफा है वो किसी ऐसी वजह से तो नहीं है कि जो अभी बिल्कुल वन टाइम है, टू टाइम है या कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है, साल हर साल से जो कंपनीज प्रॉफिट्स करती हैं और थोड़ा बेहतर डिविडेंड देती हैं, आप बिल्कुल वो स्टॉक्स गिरने के ऊपर जब 20-30% अपनी राइस से नीचे आ जाती हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी पे आउट भी आना चाहिए और अर्निंग भी होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें अगर मौजूद हैं तो प्लेयर हो या ना हो, जब किसी चीज़ में वैल्यू है तो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, उसमें स्मार्ट मनी की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर उन्हीं में सेफ रहता है, और अगर भी कोई बड़ा प्लेयर आ जाए उसमें तो वो स्टॉक बहुत तेजी से राइज भी कर जाता है। जी। बहुत शुक्रिया जी। जी आतिफ अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे जो है मालूम करना था INIL के बारे में, और दूसरा स्टॉक है इंडस डाइंग, इन दोनों के बारे में ज़रा बता दें। हाँ जी, INIL के हवाले से दोनों स्टॉक कंपनीज तो दोनों अच्छी हैं। INIL भी ठीक है, साइक्लिकल इंडस्ट्री में है। आगे आने वाली, जैसे हम देख रहे हैं कि अप्लाइंसेस की सेल्स बढ़ती हैं, ये गाड़ियों की सेल्स बढ़ती हैं, आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, तो बिल्कुल इनकी सेल्स में इजाफा होता है। ये INIL ISL को भी होल्ड करता है, तो ये डिविडेंड वगैरह भी देते हैं। बाकी ये रह जाता है कि हमने किस रेट पे इन्वेस्ट करना है, वो एक बात की बात है। INL जो है ये एक अच्छी कंपनी है, और इंडस डाइंग के बारे में भी ये इसी तरह की बात है। अलबत्ता मैंने चूंकि डायरेक्टली इनके चार्ट्स वगैरह स्टडी नहीं किए हुए, तो और तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी दोनों अच्छी हैं। जी। सही, बहुत शुक्रिया जी। साद हुसैन अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे PTCLA और हस्कोल के मुतालिक जरा गाइड कर दीजिए। देखिए, जो PTCL है इसके बारे में जो अभी स्टोरीज बनी हैं वो इसका टेलीनॉर के बिजनेस को टेक ओवर किए हैं, और स्पेशली उसका जो बिजनेस है जो टावर्स का है, तो उससे मैंने भी जो इसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो यही हैं कि इससे इसकी अर्निंग्स पे काफ़ी फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में, और थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक भी हो जाएगा, दो कंपनीज इनके पास होंगी, कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कुछ ये बेहतर प्राइसिंग की पोजीशन में आ जाएंगे, तो इसकी अर्निंग में ग्रोथ आ जाएगी। तो और ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये शेयर आगे आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी इसने 70 लगा के शायद 60 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल में जो इसने हाई दिया है वहाँ से अगर ये 18 से 22% डाउन आपको कहीं मिल रहा हो तो बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट केस बनना चाहिए इन स्टोरीज की मौजूदगी में। हैस्कोल जो है मेरे ख्याल में इसके अंदर एक स्पेकुलेटिव मूव है। कंपनी का कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इनका मार्केट के अंदर जो सेल्स का शेयर है वो काफ़ी कम है, इसलिए कोई बड़ी अर्निंग इसके अंदर आ जाना वो अभी नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता इसका ये चीज़ें चलती रहती हैं कि बैंक्स के साथ इनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है अपने लोन्स के हवाले से या पेरेंट कंपनी के हवाले से, तो वो चलता रहता है, ये एक स्पेकुलेटिव स्टॉक। जी। सही, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। सर, बहुत शुक्रिया। जी अहमद बिलाल अपना सवाल कर लें। जी मिस नादिया, बहुत शुक्रिया। मैं अभी ज्वाइन हूँ, अगर पहले किसी ने क्वेश्चन कर लिया है तो स्किप कर दीजिएगा। सर मुझे बैंक मुकरमा का और FNEL का जो मंडे का क्या इसका सीन हो सकता है वो जरा गाइड कर दीजिएगा। देखिए, बैंक मुकरमा के अंदर भी जो है वो रिवर्स स्प्लिट आप कह लें, और FNEL के अंदर भी स्प्लिट आप कह लें, और दोनों ही आम फाइनेंशियल रीजंस तो इनकी नहीं दी जा सकती इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो एक तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थी, काफ़ी लोग इनके ऊपर होपफुल भी थे। मेरे ख्याल में एक आम इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी कम स्टेक लेके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हालात के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टॉक किसी के कंट्रोल में भी है, तो अगर वो देखता है कि मार्केट सेंटिमेंट लो है और हालात ऐसे नहीं हैं कि इसे खींचा जाए, तो वो नहीं, उसे उसमें राइस नहीं आता। तो इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऐसे स्टॉक्स नहीं है। जी। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जी फहद अपना सवाल कर लें। वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी अगर पहले क्वेश्चन हो गया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा सर। मुझे एनसीपीएल और एनपीएल के बारे में पूछना है, निषाद चुनिया पावर और निषाद पावर के बारे हम्म। देखिए ये एनसीपीएल और एनपीएल, अब दोनों ही देख लें कि ये बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई कंपनी है कि जिसके ऊपर बाहर आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। उसका देखें कि दोनों का जो है वो जनरेशन का बिजनेस था, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हुए या चेंज हुए, जिससे कि इनकी जो पहले है अच्छी अर्निंग्स थी वो ख़त्म हो गई। इनके पास पैसा पड़ा हुआ था, इनके मालिक ने जो है वो ऑटो इंडस्ट्री में वो पैसा लगा दिया, और वो जो गाड़ियां उन्होंने लॉन्च की वो दोनों गाड़ियां हिट चली गई। जो जेको 7 है, पहले उसके 3000 यूनिट्स बुक हो गए। फिर J5 जो है उसकी, वो गाड़ी भी वैसे ही गई। तो दोनों कंपनीज ने राइज कर लिया। उनके ऊपर जो अर्निंग इम्पैक्ट इन गाड़ियों से अभी की सेल्स का है, तो मेरे ख्याल में उसका काफ़ी हिस्सा ये ऑलरेडी स्टॉक्स बढ़ चुके हुए हैं। लेकिन ये चूंकि बिजनेस ऐसा है ऑटो का कि इसके अंदर राइज भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अगर आपका ब्रांड हिट हो जाता है, आपकी गाड़ी हिट हो गई है, जैसे कि साजगार हमारे सामने है। साजगार सिर्फ एक गाड़ी के रेफरेंस से मैं कह रहा हूँ, इन शेयर्स की परफॉर्मेंस साजगार जैसी के हवाले से नहीं कह रहा। लेकिन ये है कि ये अभी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी इनके अंदर डिप आए तो आप इन्हें बिल्कुल खरीद सकते हैं। अभी इनमें जूस रहेगा, काफ़ी चीज़ें चलती रहेंगी, कभी कोई गाड़ी आएगी, कभी कोई बुकिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टॉक आप रहेंगे इस लाइमलाइट में। में। जी। सर मंडे मार्केट में आप इसमें डिप देख रहे हैं मंडे मार्केट में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। देखिए अभी तो जो इनका बिहेवियर तो काफ़ी स्ट्रांग था। जैसे अगर चार्ट्स पे देखें तो निषाद चूनिया पावर ने अपना प्रीवियस हाई क्रॉस किया है लास्ट डे पर, और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब निषाद पावर ने भी मेरे ख्याल में अमेंड तो किया है, अपना हाई क्लोजिंग उसके अंदर दी है। तो ये तो कहना मुश्किल होगा कि इनमें डिप जरूर आएगी। लेकिन अगर डिप आए तो आप इनमें एक दो दिन की डिप के बाद कुछ जरूर बाय कर सकते हैं। और थोड़ा गुंजाइश रख के अगर करेंगे तो इनमें अभी चीज़ें चलती रहेंगी। ये स्टॉक ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर 80 पे चला गया तो वापस 60 पे चला जाएगा। इस तरह की चीज़ें अभी इस तरह की नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है कि इनका जो अभी रिजल्ट आएगा या उसके बाद का रिजल्ट, अगर उसमें चीज़ें उस तरह से नजर ना आई, चूंकि इनका ग्रुप भी ऐसा है जो कि जिसके बारे में लोग थोड़ा खौफजदा रहते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक मेरे ख्याल में बुरे स्टॉक नहीं है। जी। थैंक यू सर, थैंक बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। सर अब जो है मंडे की बात हो रही है, तो मंडे मार्केट का क्या व्यू आपको लगता है, और कल कैसी रहेगी मार्केट, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या स्टांस लग रहे हैं मार्केट का, और आखिर में जो है आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी वो भी आप हमें बताएं। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि मंडे को मार्केट, अगर तो ईरान साइड से हमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आती, क्योंकि रोल ओवर में लास्ट डे पे भी मार्केट ने बड़ा आराम से वो डे गुजार लिया, और चीज़ें भी, स्टॉक्स भी ऊपर थे। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी चीज़ नहीं होती तो मार्केट स्ट्रांग ही होनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि मार्केट की अभी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल जो एक शार्प रैली होती है बड़ी स्ट्रांग, उस तरह की मैं एक्सपेक्ट नहीं करता मार्केट में। प्रोवाइडेड कि उसके अंदर ये हो कि ईरान की सेटलमेंट की कोई न्यूज़ आ जाए तो ये अलग बात है। अदरवाइज उसके अलावा जो दो तीन बड़े रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक में, वो ज़्यादा मैटर करेंगे मार्केट को, क्योंकि वो स्टॉक्स भी ऐसे हैं कि जो मार्केट के अंदर पॉइंट्स वाइज प्लस माइनस काफ़ी ला सकते हैं। सही। तो मार्केट मैं हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करता हूँ, फोकस टू स्टॉक्स के जिनके ऊपर प्लस हमारे पास चीज़ें अगर आगे रिजल्ट्स की बुनियाद पर मौजूद हैं तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। लोअर साइड पे मार्केट में सपोर्ट मौजूद है, वो आती रहेगी। तो जहाँ तक टॉपिक्स की बात है, हम्म। तो टॉपिक्स में देखें, अभी तो एक कंपनी जिसका कि रिजल्ट रहता है वो नेशनल बैंक है, और उसके ऊपर काफ़ी हाई होप्स हैं। हम्म। अगर जो एक्सपेक्टेशन है हम ज्यादातर लोगों की, वैसे तो आजकल जो ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस हैं वो गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट आ रहा है। अगर इसका 30 रुपीज प्लस, हम्म। क्योंकि अभी 30 रुपीज भी है और प्लस की बात भी है, हम्म। तो अगर वो डिविडेंड आ जाता है, अगर हम इसका इसका हिस्टोरिकली देखते हैं तो अर्निंग आप देख लें कि इसकी 11-12 रुपये अर्निंग है। अभी 44-45 की अर्निंग पे 60% अगर ये डिविडेंड देता है हम्म। तो ये आ जाता है इन नंबर्स के करीब। ये को गलत, और गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए वैसे, क्योंकि आप देख लें कि दूसरी तरफ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो शॉर्ट है, वहाँ शॉर्टफॉल है। तो ये इस तरह की जगह से अगर पैसा निकल सकता हो तो आ भी सकता है।
तो वो मार्केट इस स्टॉक को भी काफी सपोर्ट कर सकता है। अब सीमेंट सेक्टर में हम देखें तो मेपल लीफ पे काफी होपफुल हैं, लोअर साइड पे कोई भी चीजें हो आप कर सकते हैं। पावर सीमेंट के बारे में अभी स्टोरीज हैं, मेरे ख्याल में ये स्टॉक भी हो सकता है कि काफी देर से ये रुका हुआ भी था, पहले भी नीचे से ऊपर आया, तो अभी जिस रेंज में है लोअर साइड से ये भी चल सकता है। अच्छा, पीआईबीडीएल है, बढ़ तो बहुत गया हुआ है, आगे भी इसमें स्टोरीज हैं, तो ये भी अगर कोई भी डिप आए तो मेरे ख्याल में कर सकते हैं। पीपीएल के ऊपर भी काफी होप्स हैं, तो इस तरह की चीजें हैं अभी। लेकिन जैसे होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अभी कुछ चीजें आप कर रहे होते हैं, वो इस जगह पर वो नहीं कर रहे, मैनेज ही करने वाली बात है एक तरह से। सही सही, बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, और जो है यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी और मिस। नाज़रीन, जी सर, जी आपकी आवाज कट गई थी। शायद वो नेट, हाँ वो नेट की वजह से हाँ हाँ। मेरे ख्याल में आवाज कट गई थी। बस वो मैंने इसी को कंक्लूड कर लिया था कि मार्केट बस अब ये है कि थोड़ा सा मैनेज करने वाली है, यहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। आइटम वाइज फोकस मूव हो सकती है, तो वो भी रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। जी सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।